मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम शुरुआत कैसे करते हैं, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। तो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उनको हम बोलते हैं टेस्टिस, और फीमेल के अंदर जो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है बेटा उसको हम बोलते हैं ओवरी। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोजन इज टेस्टोस्टेरोन। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई? पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर की जा रही है, ठीक है, कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिसिंग नहीं होने वाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज नैंसी डेला एंड टुडे विल डिस्कस द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका एनसीईआरटी माइंड मैप सीरीज का। तो इस सीरीज के अंदर हम सब के सब चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे बहुत कंसाइजली। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की बहुत बेसिक से। तो अगर मैं बात करूं कि जो ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है मेल एंड फीमेल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फिजिकल अपीयरेंस। यूनिसेक्सुअल होते हैं, वीवी पेरस होते हैं। वीवी पेरस का मतलब है दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, वीवी पेरस होते हैं और ये शो करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा वो बॉडी के अंदर होगा। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमंस की। ठीक है, अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम शुरुआत कैसे करते हैं, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेटा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आप ऑर्गन बोल सकते हैं। इसका जो बेस है, बेस यही है बेटा कि ये गैमीट बनाएगा। ये क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे मेल की बात हो या फिर फीमेल की, दोनों के अंदर क्या रहेगा? इक्वल ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम चार्ट की फॉर्म में करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो मेन काम क्या है बेटा? इनका मेन काम है गैमीट को बनाना। ठीक है, गैमीट को बनाना और सेक्स हार्मोन को बनाना। ठीक है, गैमीट को बनाना और सेक्स हार्मोन को बनाना। तो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उनको हम बोलते हैं टेस्टिस, और फीमेल के अंदर जो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है बेटा उसको हम बोलते हैं ओवरी। उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो टॉपिक क्या रहेगा, मतलब जो बेस क्या रहेगा डिवीजन का? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इसका जो बेस क्या रहेगा बेटा? इसका बेस रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, गैमेट का ट्रांसपोर्ट एंड मैच्यूरेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, एंड क्या रहेगा बेटा? मैच्यूरेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट और सेक्स हार्मोन बनाएगा, फीमेल के अंदर ओवरी, मेल के अंदर टेस्टिस। और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो इसका जो बेस है डिवीजन का, अभी डायरेक्ट गैमेट तो नहीं बना रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व ना। ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट की, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट कौन कराएगा और मैच्योरेशन ऑफ गैमेट कौन कराएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब है जो बॉडी के बाहर सिचुएटेड है। और अगर मैं बात करूं मेल की, तो मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या हो जाएगा? स्क्रोटम एंड पीनस। एंड फीमेल की अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, तो वेस्टिब्यूल, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, ये क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम बात करते हैं किसकी? सेकंड, एसेसरी ग्लैंड्स की। अब जो एसेसरी ग्लैंड है, इसका मतलब अभी भी कुछ ना कुछ तो सीक्रेट करेगी अगर ग्लैंड है। तो मेल के अंदर एसेसरी ग्लैंड आपको 3 पढ़नी है, स्माइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, स्माइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड
बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम भी कॉपर्स ग्लैंड है। इसमें से जो प्रोस्टेट है बेटा, ये सिंगल ग्लैंड है, स्माइनल जो वेसिकल है, और कॉपर या फिर बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड वन पेयर है, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर जो एसेसरी ग्लैंड है वो क्या हो जाएगी, एसेसरी ग्लैंड। हम मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, एसेसरी डक्ट की, ठीक है। अब एसेसरी डक्ट, मेल के अंदर एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होगी, जैसे कि रेटिटेस्टिस, ठीक है। रेटिटेस्टिस के बाद जो स्पर्म है वो किसके अंदर ओपन होता है, वास डिफरेंशिया, एपिडेडमिस, वास डिफरेंस, ये एसेसरी डक्ट्स है मेल की। और अगर मैं फीमेल के केस के अंदर बात करूं तो फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये क्या है आपकी एसेसरी डक्ट्स। तो ये मेरी बात समझ में आई, क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं? मतलब हमने पूरा का पूरा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कर लिया, किसका, मेल का एंड फीमेल का। ये मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो हम अब देखो यहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि साइट फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बना रहा है, गैमीट बना रहा है। अब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड, ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट करेंगे, एज वेल एज यहां पर मैचुरेशन ऑफ गैमेट होगा, एज वेल एज यहां पर क्या होगा, मैचुरेशन ऑफ गैमेट। क्या ये मेरी बात समझ में आई? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना चैप्टर डिस्कस करते हैं। एक बार हम डिटेल में करेंगे कि जो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है एंड मेल के अंदर क्या होगा एंड फीमेल के अंदर क्या होगा, ठीक है। चलो पूरी की पूरी चीजें बेटा जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर की जा रही है, ठीक है। कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिसिंग नहीं होने वाला। ऑलराइट, और आपका जो चैप्टर है बहुत जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छी बात क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेल के अंदर, तो मेल के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा बेटे, टेस्टिस, ठीक है। क्या होगा, टेस्टिस। अगर मैं प्लूरल की फॉर्म की बात करूं तो ये इस तरीके से लिखा गया जाएगा, ठीक है। जो नंबर है, नंबर क्या रहेंगे, 2, ठीक है। अगर मैं बात करूं फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज ओवरी, नंबर क्या रहेगा, 2, यानी कि 1 पेयर ऑफ ओवरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब अगर मैं बात करूं शेप की, तो शेप क्या रहेगी, जो टेस्टिस की, ओवल रहेगी, और आलमंड सॉलिड स्ट्रक्चर रहेगी किसकी, ओवरी की। सॉलिड स्ट्रक्चर किसकी रहेगी, ओवरी की, ठीक है। अब लोकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। जो टेस्टिस की जो लोकेशन है बॉडी के आउटसाइड क्यों है, ओवरीज तो प्रेजेंट नहीं होती, ओवरीज तो प्रेजेंट होती लोअर एब्डोमेन, वन ऑन द ईच साइड, ठीक है। लोअर एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होंगी, लेकिन टेस्टिस की लोकेशन बॉडी के बाहर है, इसलिए टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब बॉडी के बाहर सिचुएटेड है। बॉडी के बाहर क्यों सिचुएटेड है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लोकेशन क्या रहेगी, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस लोकेटेड है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेस देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट यानी कि स्पर्म, तो ये कंडीशन रिक्वायर है। और ऐसे लोग जो फर्नेसेस वगैरह के अंदर काम करते हैं जहां पर जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, उन लोगों के अंदर स्पर्म काउंट क्या होता है, कम होता है। उन लोगों के अंदर स्पर्म काउंट क्या रहता है बेटा, कम रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डायमेंशन की, तो 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, लेंथ यहाँ पे 2 to 4 सेंटीमीटर रहेगी किसकी, ओवरी की। ऑलराइट, कवरिंग डेंस कनेक्टिव टिश्यू की है, यहां पर थिन एपिथेलियम प्रेजेंट है आउटर मोस्ट। अब मैं बात करती हूँ फंक्शन की। फंक्शन मैंने आपको बताया था, फंक्शन क्या है, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक तो गैमीट बनाएगा, ठीक है। मेल के अंदर हम गैमीट को बोलते हैं स्पर्म, और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, मेल सेक्स हार्मोन। अब मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन, और एंड्रोजन में जो मोस्ट कॉमन इज टेस्टोस्टेरोन। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन, synthesis of steroidal testicular hormones like androgen, and the most important androgen is testosterone। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेम, अगर मैं बात करूं ओवरी का क्या फंक्शन रहेगा, गैमीट बनाना, और फीमेल के अंदर इसको क्या बोलते हैं, फीमेल के अंदर इसको बोलते हैं ओवा, ठीक है। फीमेल के अंदर इसको क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। और दूसरा काम क्या रहेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या रहेगा,
फीमेल सेक्स हार्मोन रहेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दोनों ही ये क्या है बेटा, स्टेरॉइड हार्मोन है। क्या है मेरी बात क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी स्ट्रक्चर की, ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मेन जो स्पर्म फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। और अगर जैसे मैं जूम करके देखूं, कोई भी चीज है जब आप जूम करके देखते हो तो और आगे मतलब आपको क्लियर विजिबल होता है ना उसके कंपार्टमेंट्स। तो स्पर्म फॉर्मेशन हमने एक बार बोल दिया कि टेस्टिस के अंदर होती है। जब हम टेस्टिस का भी सेक्शन देखते हैं, ठीक है, जब हम टेस्टिस का सेक्शन देखते हैं तो हमें मिलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो हमें क्या मिलते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फॉर एग्जांपल ये बेटा टेस्टिस है, ठीक है, ये क्या है बेटा, टेस्टिस है। अब जो टेस्टिस की जो ट्यूनिकल जो एल्बुजिनिया है, ठीक है, जो ट्यूनिकल जो एल्बुजिनिया है वो इस तरीके से क्या करती है बेटा, इस तरीके से फोल्ड अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, जो पूरे टेस्टिस को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देती है। और कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, 200 से लेके 250, ठीक है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और यही तो स्पर्म फॉर्मेशन होती है। स्पर्म फॉर्मेशन कहां पर होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ जी, समझ में आया। अब यहां से क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि पाथवे ऑफ स्पर्म क्या होगा, क्या पाथवे ऑफ स्पर्म। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है यहां पर भी प्रेजेंट होंगे हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। अब ये जो टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स है बेटा, ये इस तरीके से आगे ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन हो जाते हैं। और कौन सी स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे, इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस के अंदर ये ओपन होंगे, ठीक है। रेस्टी टेस्टिस से निकलेंगे 10 to 12 ट्यूब्स, जिसको हम वॉस एफ्रेंशिया बोलते हैं। वॉस एफ्रेंशिया हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती है, जिसको हम एपिडाइडमिस बोलते हैं। और एपिडाइडमिस के लोअर पार्ट से यानी कि कोडल पार्ट से निकलती है ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं वॉस डिफरेंस। और ये जो वॉस डिफरेंस है ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इस तरीके से लूप ओवर कर जाती है, ठीक है, लूप ओवर टू फॉर्म अ स्वोलन स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एम्पुला। तो पूरी की पूरी चीजें हम इस स्लाइड से मतलब खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से मैं एक बार नाम लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं किस किस चीज की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये हो गया है वॉस डिफरेंस, ये क्या हो गया बेटा, इसको हम बोलते हैं वॉस डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया है वॉस डिफरेंस, दैट इज रेटी टेस्टिस, दैट इज रेटी टेस्टिस, ठीक है। एंड ये जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एपिडाइडमिस, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, जो नैरो जो ट्यूब है, जो कोडल जो पार्ट से निकल रही है, कोडा मतलब टेल, टेल से जो निकल रही है, इसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वासा डिफरेंस, ठीक है। समझ में आई। तो ये पूरी की पूरी कहानी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलो ये बताओ कि पाथवे ऑफ स्पर्म क्या है, ठीक है, किस तरीके से जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है, एक क्वेश्चन आपका यहीं पर बन जाता है। तो डायग्राम देख लिया आपने, अब डायग्राम से सारी की सारी चीजें करते हैं। स्पर्म कहां पर बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक्चुअली में जो ये जो पार्ट है, जो कोइल्ड तो पार्ट को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, जो स्ट्रेट पार्ट है इसको हम ट्यूबुलर रेक्टाई बोलते हैं। तो ये किसके अंदर ओपन होगा, रेटी टेस्टिस के अंदर। ये पार्ट ए, रेटी टेस्टिस से स्पर्म कहां पर जाता है बेटा, ठीक है, दैट इज वास एफ्रेंशिया। ऑलराइट, यहां पे हम लिख देते हैं वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले जो स्पर्म रेटी टेस्टिस के अंदर आया, उसके बाद वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया के बाद हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर के बाद वासा डिफरेंस, ठीक है। अब ये पार्ट क्या हो गया आपका, एसेसरी डक्ट। अच्छा, एसेसरी डक्ट वाला पार्ट खत्म, यानी कि रेटी टेस्टिस, उसके बाद वास एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। आपका एसेसरी डक्ट वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्लियर है। अब देखो दूसरा जो पार्ट हमने देखा था, दूसरा जो पार्ट था, हमने क्या देखा था बेटा, कि हमने पढ़ाई की थी किसके बारे में, जो एसेसरी ग्लैंड्स है उसके बारे में। तो एक बार हम एसेसरी ग्लैंड वाला पार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के थ्रू हम कर लेंगे, ठीक है, किसके थ्रू कर लेंगे बेटा, हम स्ट्रक्चर के थ्रू कर लेंगे
सारी की सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आती है तो आप सारी की सारी चीजें कर लोगे। अब मैं ये वाली चीज कर रही हूँ, ये जो वॉस डिफरेंस है ये भी जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, तो ये वॉस डिफरेंस है, मैं इसी कलर से इसको डिनोट कर रही हूँ, ये वॉस डिफरेंस है, ठीक है, नैरो ट्यूब है, वॉस डिफरेंस, जो इस तरीके से ये यूरिनरी ब्लैडर है, इस तरीके से लूप ओवर कर जाएगी, ये क्या कर जाएगी बेटा, लूप ओवर टू फॉर्म ए स्वोलन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्वोलन स्ट्रक्चर बना दी। इस स्वोलन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्पुला, ठीक है, और ये स्वोलन स्ट्रक्चर बन गई इस तरीके से। आगे ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है एक ग्लैंड से क्या होगी बेटा, ज्वाइन हो गई, ठीक है, ये, और एक कॉमन डक्ट बना दी, और ये जो कॉमन डक्ट है वो ओपन होगी यूरिथ्रा के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, और यहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है अब हम वो देख लेते हैं। स्पाइनल वेसिकल हो गई, अब इसके नीचे ही ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब देखो ये जो ग्लैंड है इसको हम बोलेंगे स्पाइनल वेसिकल, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल वेसिकल बोलेंगे, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा, एम्पुला, ये स्ट्रक्चर क्या है, एम्पुला, और ये जो कॉमन जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट किस किस से मिलकर बनी है, एम्पुला प्लस स्पाइनल वेसिकल, किस किस से मिलकर बनी है, एम्पुला प्लस स्पाइनल वेसिकल। क्या ये मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एक और स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी एक बार और क्लियर स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर यूरिथ्रा वाला पार्ट भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम यूरिथ्रा वाला पार्ट भी कवर कर लेंगे। ऑल राइट, देखो तो यहाँ पर अभी ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर ओपन हुई है, ठीक है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है। ऑल राइट, अब यहाँ पर जो एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड हम बोलते हैं यहाँ पर। ऑल राइट, और इसके जस्ट नीचे वन पेयर ऑफ ग्लैंड और प्रेजेंट होती है जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड, या फिर इसका दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर इसका क्या नाम है दूसरा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है और ये किससे मिलके बना है बेटा, ये मिलके बना है इरेक्टाइल टिश्यू से, ठीक है, ये किससे मिलके बना है, ये मिलके बना है इरेक्टाइल टिश्यू से, ठीक है। द स्वोलन पार्ट ऑफ दिस इरेक्टाइल टिश्यू इज नोन एज ग्लैंड स्पिनस, इसको हम ग्लैंड स्पिनस बोलते हैं, और ये कवर्ड रहता है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन, ठीक है। और ये यूरिथ्रा के और ऊपर से ये क्या बेटा, यूरिनरी ब्लैडर है, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या लेके आ रहा है, यूरिन, और यहां से इजैकुलेटरी डक्ट क्या लेके आ रहे हैं, स्पर्म, और ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या बोलेंगे, यूरिथ्रल ओरिफाइस, ठीक है, जो कि कॉमन ओपनिंग है यूरिन की एज वेल एज स्पर्म की। क्या मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपने तीन ग्लैंड देखी, कौन कौन सी तीन ग्लैंड देखी, जो हमने एसेसरी ग्लैंड तीन पढ़ी थी। जो पहली जो ग्लैंड है बेटा, जो पहली ग्लैंड है वो क्या है, स्पाइनल वेसिकल, स्पाइनल वेसिकल पहली ग्लैंड है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा बी, ये क्या है, सिंगल ग्लैंड है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये क्या होगी बेटा सी, ठीक है। तो स्पाइनल जो वेसिकल है बेटा, स्पाइनल वेसिकल, ठीक है, स्पाइनल वेसिकल सबसे ज्यादा मतलब इसका सबसे ज्यादा सीक्रेशन होता है। ऑलराइट, प्रोस्टेट ग्लैंड, स्पाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और अगर मैं साथ में बोलूं कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड, इन तीनों का जो सीक्रेशन है, इस सीक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल प्लाज्मा, इस सीक्रेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइनल प्लाज्मा। एंड स्पाइनल प्लाज्मा एंड स्पाइनल प्लाज्मा, स्पाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ये क्या मिलके बनाएगा दोनों, दैट इज सीमेन, ये क्या कहलाएगा, सीमेन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा बेटा, सीमेन। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई। तो इतनी कहानी हमने यहां तक कर ली है। अब हम आगे चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अब हम करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, देखो ये जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बने, ठीक है, जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके ऊपर एपिडाइडमिस लोकेटेड होगा, यहां से उसके कॉर्डल पार्ट से निकलेगी वॉस डिफरेंस, कॉर्डल पार्ट से निकलेगी वॉस डिफरेंस, और ये लूप ओवर
पार कर जाएगी यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, स्पाइनल वेसिकल से ये जुड़ के एक कॉमन डक्ट बनाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। जो 3 एसेसरी ग्लैंड थी, कौन कौन सी 3 एसेसरी ग्लैंड पढ़ी थी हमने, स्पाइनल वेसिकल 1 पेयर होती है, प्रोस्टेट सिंगल होती है बस, एंड बल्बो यूरिथ्रल 1 पेयर। इन तीनों के सीक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल प्लाज्मा। इन तीनों के सीक्रेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइनल प्लाज्मा। और स्पाइनल प्लाज्मा के अंदर होता क्या क्या है, स्पाइनल प्लाज्मा कंटेन फ्रक्टोज कैल्शियम एंजाइम्स, ठीक है, फ्रक्टोज कैल्शियम एंजाइम्स, ये जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, ऑलराइट, और इनका सीक्रेशन लुब्रिकेट करता है पीनस को। जो कॉपर ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है बेटा, इसका जो सीक्रेशन है जो पीनस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द स्पाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरिथ्रा टू फॉर्म ए इजैकुलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस प्लस स्पाइनल वेसिकल दोनों मिलके क्या बनाएंगी, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी। ये पूरी की पूरी कहानी है, दैट इज यूरिटर। ये यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, वास डिफरेंस नैरो ट्यूब है। ये टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको क्लियर करके बताया था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, वास रेटी टेस्टिस, पहला रेटी टेस्टिस आएगा, फिर वास एफरेंशिया आएगा, फिर एपिडाइडमिस आएगा, उसके बाद वास डिफरेंस, ठीक है। ये पाथवे है बेटा जो मैंने आपको बताया है। इसलिए आपको जो विजिबल कौन सा पार्ट होगा, विजिबल होगा एपिडाइडमिस, बाकी तो सबके सब टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट थे। एपिडाइडमिस विजिबल होगा एंड वास डिफरेंस विजिबल होगा। तो आपको सिर्फ एपिडाइडमिस विजिबल होगा जो पोस्टीरियर साइड पे है, और वास डिफरेंस विजिबल होगा। हर एक टेस्टिस डिवाइड कर देता है बेटा किसके अंदर, टेस्टिकुलर सेप्टा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। जो स्वोलन पार्ट है इसको हम ग्लैंड स्पिनस बोलते हैं। ये कॉमन ओपनिंग है जिसको हम यूरिथ्रल मीटस बोलते हैं, और इसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोरस्किन। इस कवरिंग को बोलते हैं फोरस्किन। और जो रिप्रोडक्टिव, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या रहेगी, पेल्विक रीजन। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? आगे हम चलते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बॉडी के बाहर सिचुएटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूरिथ्रा, यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पीनस, ठीक है। यूरिथ्रा के 3 पार्ट होते हैं बेटा, मेल यूरिथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं मेल यूरिथ्रा के। एक तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि नाम से आप पता लगा सकते हैं। दूसरा पार्ट है बेटा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज पिनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। अब देखो, जिसके अराउंड, यूरिथ्रा के अराउंड अगर प्रोस्टेट ग्लैंड है तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, अगर कॉपर्स ग्लैंड है तो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और अगर इरेक्टाइल टिश्यू है दैट इज पिनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। और जो इरेक्टाइल जो टिश्यू है बेटा, ये इरेक्शन में हेल्प करता है, और ये किस प्रोसेस में हेल्प करेगा, इनसेमिनेशन में हेल्प करेगा, टू ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो स्पेशल टिश्यू यानी कि रेक्टाइल टिश्यू हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, दैट हेल्प्स इन द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो स्पर्म में ट्रांसफर किया जाता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एंड व्हाट इज द ग्लैंड्स पेनिस, ये अनलार्ज एंड ऑफ पेनिस व्हिच इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन, एंड द लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज नोन एज फोरस्किन। क्या ये बात क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है सीमेन, ठीक है। सीमेन क्या होता है मैंने आपको अभी बताया। जो स्पाइनल जो एसेसरी जो ग्लैंड है, 3 एसेसरी ग्लैंड है। कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड मैंने अभी बताई, स्पाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। इन तीनों का सीक्रेशन मिला के क्या हम बोलते हैं बेटा, ये मिला के हम बोलते हैं स्पाइनल प्लाज्मा। एंड स्पाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। Secretion of epididymis and vas deferens are essential for the maturation and motility of sperm। ये एक जो पॉइंट है ये याद रखना कि जो vas deferens और epididymis है ये क्या करता है बेटा, ये मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है, फंक्शनल मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म की, ठीक है। जो मेल एक टाइम पे कितना स्पर्म रिलीज करता है, ड्यूरिंग 1 इजैकुलेशन अराउंड 2 to 5 ml सीमेन रिलीज होता है। 2 to 5 ml सीमेन रिलीज होता है। कितना सीमेन रिलीज होता है, 2 to 5 ml सीमेन रिलीज होता है, ठीक है। और इस 2 to 5 ml सीमेन में, अब देखो सीमेन है इसका मतलब स्पाइनल प्लाज्मा भी होगा, और क्या होगा, सीमेन भी, स्पर्म भी होगा। तो सीमेन इसी को तो बोलते हैं ना, सीमेन हम किसको बोलते हैं, स्पाइनल प्लाज्मा, यानी कि तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन प्लस स्पर्म, ठीक है। अब
जब इजैकुलेशन होता है तो कितना फ्लूइड रिलीज होता है, 2 to 5 ml, ठीक है। इसके अंदर स्पर्म की अमाउंट कितनी होगी, 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, क्या होता है बेटा, 60% ऑफ द स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। 60% जो स्पर्म है उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, एंड 40 to 60% मस्ट हैव द विग्रस मोटिलिटी। और इस 60% में से बेटा जो 40 to 60% शुड शो द विग्रस मोटिलिटी, ठीक है। तो ये एक फर्टिलिटी की क्या है बेटा, कंडीशन है, ठीक है। ये किसकी कंडीशन है, फर्टिलिटी की कंडीशन है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, हार्मोनल कंट्रोल की, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल से पहले अगर एक पॉइंट रह गया हमारा, और पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। पॉइंट ये है कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लोब्यूल्स है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो जस्ट सपोज ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो अंदर इट इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। अंदर इट इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। ये अगर मैं बात करूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनसाइड इट इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, ठीक है। इनसाइड इट इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। वो कौन सी सेल होगी, एक तो कुबॉइडल सेल और दूसरा कॉल्यूमिनर सेल, ठीक है। एक तो कुबॉइडल सेल, दूसरा कॉल्यूमिनर सेल, और कुछ सेल बाहर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जो कुबॉइडल जो सेल है बेटा, इसको हम मेल जर्म सेल बोलते हैं, जो कि स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। मेल जर्म सेल बोलते हैं जो कि स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। और जो कॉल्यूमिनर सेल है बेटा, इसको हम सर्टोली सेल बोलते हैं, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग स्पर्म। और जो इंटरस्टिशियल जो स्पेस है बेटा, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम लेडिग सेल्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। फंक्शन हम देखते हैं, तो अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के 2 टाइप की सेल होगी। कौन कौन सी 2 टाइप की सेल होगी भाई, एक तो हो गई कौन सी, सर्टोली सेल, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। दूसरा मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि स्पर्म को बनाएगा। अब जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसके अंदर जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, और साथ में लेडिक सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, या फिर इंटरस्टिशियल सेल, ये तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। जो लेडिक सेल रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन, ये क्या रिलीज करती है बेटा, टेस्टोस्टेरोन ये बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल लाइनिंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेल कौन कौन सी सेल अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, एक तो मेल जर्म सेल जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया बोला, और दूसरा क्या होगा बेटा, सर्टोली सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, लेडिक सेल। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो मेल जर्म सेल है उसका फंक्शन स्पर्म फॉर्मेशन, सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होगा, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, इसलिए इसको नर्स सेल भी बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं इस ओवरी की स्ट्रक्चर देखूं, तो जो ओवरी एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, मतलब इस तरीके से हैंगिंग स्ट्रक्चर होती है, जो यूट्रस से और पेल्विक वॉल से लिगामेंट से अटैच होती है। जो बाहर वाला जो ओवरी का जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसके अंदर मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक तो कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। जो कॉर्टेक्स रीजन है, इसके अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। और जो मेडुला वाला पोर्शन है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, ये सब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल जो कॉर्टेक्स और इनर मेडुला जोन इन द ओवेरियन स्ट्रोमा हैव फॉलिकल्स इन द वेरियस डेवलपिंग स्टेजेस। एक्चुअली में जो फॉलिकल्स हैं बेटा, वो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की। हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से होता है मेल के अंदर, तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है बेटा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये टारगेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, गोनेडोट्रोफिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम से आपको पता चलेगा ये किसके ऊपर एक्ट करता है बेटा, सर्टोली सेल्स, ठीक है। और सर्टोली सेल क्या करता है, सर्टोली सेल एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग स्पर्म को, और ये बेटा एक और फैक्टर रिलीज करता है, और इस फैक्टर का नाम क्या होता है, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर।
ये क्या रिलीज करता है? सर्टोली सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और आप बोलोगे कि मैम स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर का काम बताओ। तो बेटा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएगा ना, तो पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती है, मैं यहीं पर बना देती हूँ एक सेकंड के लिए। जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड बनाएगा। और स्पर्मेटिड के बाद ये स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होती है किसके अंदर? स्पर्म के अंदर। ठीक है, तो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म, इसको हम बोलते हैं स्पर्म मियोजेनेसिस। इसको हम बोलते हैं स्पर्म मियोजेनेसिस। और अल्टीमेटली जो स्पर्म रिलीज हो जाता है किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, तो ये इस बात मैंने इसलिए आपको बताई है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का जो कन्वर्जन है वो होता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और ये जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर है ये कौन रिलीज करता है? ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर सर्टोली सेल रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब सर्टोली सेल स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है। दूसरा अगर मैं बात करूं लेडिक और इंटरस्टिशियल सेल, एंड्रोजन यानी कि मोस्ट कॉमन जो एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। और ये भी क्या कराता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, और जो टेस्टोस्टेरोन के सेकेंडरी और कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन के क्या क्या फंक्शन है? एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ ये लिबिडो सेक्सुअल डिजायर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। ठीक है, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब सर्टोली सेल ने भी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प किया। ठीक है, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म की जो कन्वर्जन है उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अल्टीमेटली तो स्पर्म ही बन रहा है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन ने हेल्प करी है। जो फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय दिस टेस्टिकुलर हार्मोन। ठीक है, और इसके साथ साथ मतलब मैच्योरेशन तो होता ही है, मतलब डेवलपमेंट होती है, मैच्योरेशन होती है स्पर्म की किसके अंदर? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। ठीक है, तो ये उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। लिबिडो सेक्सुअल डिजायर के लिए भी बेटा ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, टेस्टिस को ये डिसेंड करता है किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर। तो ये इसके फंक्शन है। तो अल्टीमेटली ये भी किसमें हेल्प कर रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। अगर लेवल बढ़ जाता है बेटा टेस्टोस्टेरोन का, तो ये जो सर्टोली सेल है नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करती है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रोवाइड करती है। और बेटा जो यहाँ से जो टेस्टोस्टेरोन ये जो बढ़ता है बेटा, ये किसको हेल्प नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को, साथ साथ हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि अब स्पर्म की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये था बेटा क्या? आपका हार्मोनल कंट्रोल। अब हम बात करते हैं किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब देखो जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हमने क्या बोला है? ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फिर से डिवाइड किया था हमने तीन पार्ट के अंदर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एसेसरी ग्लैंड एंड एसेसरी डक्ट। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि वो जो बॉडी के बाहर सिचुएटेड है, जैसे कि वेस्टिब्यूल, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मोन्स प्यूबिस। ऑलराइट, और अगर मैं बात करूं एसेसरी ग्लैंड, जिसके अंदर हम मेमोरी ग्लैंड को हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। एसेसरी डक्ट आपके सामने पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है। और कौन कौन सा इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होगा? ओविडक्ट्स। ठीक है, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होगा, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। ऑलराइट, तो हम एक एक करके हम चीजें देखेंगे। ओवरी की अगर मैं स्ट्रक्चर बात करूं बेटा, तो ओवरी की जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ओवरी की अगर मैं बात करूं तो ओवरी की किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है बेटा? इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अभी जो ओवरी है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से सॉलिड स्ट्रक्चर थी। ठीक है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये फिलामेंट लिगामेंट से कनेक्टेड है टू द यूट्रस। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू है। आलमंड जैसे आलमंड शेप होती है ओवरी की, है ना? और ये पूरा का पूरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू यानी कि स्ट्रोमा। जो बाहर वाला जो एरिया है बेटा उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे? मेडुला।
और इस मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल्स, हाँ या ना। अब जो कॉर्टेक्स रीजन है इसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ग्रेफियन फॉलिकल है फिर रप्चर करेगी 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। जोना पेलुसिडा अलोंग विद सेकेंडरी साइट अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा रिलीज हो जाएगी, और रिमेनिंग जो सेल क्या बनेंगी? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाती है एक व्हाइट बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज एल्बिकेंस। तो ये ओवरी की स्ट्रक्चर है जो एक मैंने आपको पहली स्लाइड के अंदर कराई थी कि पेरिफेरल के अंदर कॉर्टेक्स रीजन, पेरिफेरल रीजन, मिडिल पोर्शन को हम मेडुला बोलते हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। और जो कॉर्टिकल रीजन है इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस के अंदर क्या देखने को मिलेंगी? फॉलिकल्स देखने को मिलेंगी, हाँ या ना। अगर मैं बात करती हूँ, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब की, जिसके अंदर हम सारी की सारी एसेसरी डक्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे, एसेसरी डक्ट्स एंड क्या पढ़ेंगे? हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, कि ये ओवरी है, इस तरीके से यहाँ पे ये फिलामेंट से कनेक्टेड है, ये यूट्रस से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट्स, ठीक है, सॉरी लिगामेंट से ये कनेक्टेड है। ऑलराइट, ओवरी क्या बनाएगी बेटा? ओवरी क्या बनाएगी? एग बनाएगी, ठीक है, यानी कि ओवा बनाएगी। और ये कौन कलेक्ट करेगा? तो फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। कौन कौन से पार्ट होते हैं? इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, ठीक है। तो जो इनफंडिबुलम है बेटा, ये जो पार्ट है सबसे क्लोज होगा किसके? ओवरी के, ठीक है। और इसके जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं, और ये हेल्प करती है कलेक्शन ऑफ ओवम, ठीक है। जब ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, यानी कि जब सेकेंडरी एक्चुअली oocyte रिलीज होती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई, फिम्बरी ने इसको क्या किया? कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो पहला पार्ट कौन सा होगा? फनल शेप, जिसको हम इनफंडिबुलम बोलेंगे, जो ओवरी के बिल्कुल क्लोज है, इसके ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज फिम्ब्राई। फिर बेटा एम्पुला एक वाइडर पार्ट है, और ये जो एम्पुला है ये साइट फॉर फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है बेटा? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर गैमीट्स का फ्यूजन होगा, यानी कि मेल एंड फीमेल का यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन होगा। और जो फार्देस्ट पार्ट है, ठीक है, जो नैरो पार्ट है, एम्पुला एक वाइडर पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि वो कौन सा पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का जो ओवरी से दूर सिचुएटेड है, दैट इज इस्थमस, ठीक है। लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, नैरो ल्यूमेन है, और ये किसके अंदर ओपन हो जाता है? यूट्राइन फंडस के अंदर ओपन हो जाता है। फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे खत्म होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी? यूट्रस की। यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं बेटा, एक तो यूट्राइन फंडस, ठीक है, दूसरा बॉडी एंड तीसरा सर्विक्स, ठीक है। तीसरा क्या होगा? सर्विक्स। एक यूट्राइन फंडस और ये मेन बॉडी, ठीक है। यूट्राइन फंडस मतलब इस्थमस यूट्राइन फंडस के अंदर ओपन होगा, बॉडी के अंदर मेन डेवलपमेंट होगी। इसका जो नैरो पार्ट है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के कैनाल, सर्विकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाती हैं। दोनों मिलके क्या बनाएंगी? बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल कौन बनाएगा? सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल दोनों मिलके बर्थ कैनाल यहाँ पर बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहां से हम 3 स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। किसकी? जो एक तो हमने यूट्रस के पार्ट्स देख लिया। अब यूट्रस की 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल बाहर सिचुएटेड है, इसको हम बोलते हैं बेटा पेरीमेट्रियम, ठीक है। यानी कि ये लूज फोल्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा इसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम, ठीक है। जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम के अंदर इट इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी। ये किस में हेल्प करेगी? कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में हेल्प करेगी, जो कि हेल्प करेगा डिलीवरी ऑफ बेबी। और सबसे जो अंदर वाली जो लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम में जितने भी साइक्लिक चेंजेस होंगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है क्या? एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर यहाँ पर हमने पढ़ ली, 3 लेयर यहाँ पे हमने क्या कर ली बेटा? पढ़ ली, ठीक है। तो यूट्रस क्या है बेटा? यूट्रस एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, पियर जैसे स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है। 3 पार्ट होता है, यूट्राइन फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है।
सर्विक्स का जो सर्विक्स नैरो पार्ट है यूट्रस का, ठीक है, ये सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल कंटिन्यू होता है वेजाइना के अंदर। वेजाइना की बेटा एसिडिक पीएच होती है, नेचुरली लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। ऑलराइट, तो वेजाइनल कैनाल प्लस सर्विकल कैनाल दोनों मिलके क्या बना देती है बेटा, बर्थ कैनाल। ऑलराइट, ये किसके बारे में था, यूट्रस के बारे में। और 3 वॉल होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अगर आउटसाइड टू इनसाइड बात करूं तो सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली क्या होगी, एंडोमेट्रियम। अंदर वाली क्या होगी, एंडोमेट्रियम, ठीक है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल मायोमेट्रियम, साइक्लिक चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब को मोविडक्ट भी बोलते हैं बेटा। 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। एंड फंडिबुलम पार्ट हो गया एम्पुला एंड इस्थमस। एम्पुला साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, इन फंडिबुलम इन फनल शेप, जिसकी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री, जो कि कलेक्शन करती है किसका, सेकेंडरी ओसाइट का आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। इस्थमस नैरो पार्ट है जो कि ओपन करता है यूट्राइन फंडस के अंदर। और ये स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर हो गई है, जिसके अंदर हमने यूट्रस को कवर कर लिया है, ठीक है, पूरे की पूरी यूट्रस को कवर कर लिया है। ऑलराइट, सर्विक्स को कवर कर लिया है, वेजाइना को कवर कर लिया है। सर्विक्स तो यूट्रस का पार्ट हो गया, फेलोपियन ट्यूब को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, और इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट्स यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। अब जो वॉल है बेटा, यूट्राइन वॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको डायग्राम के अंदर दिखाया है। तो यहां से क्या है बेटा, सबसे पहला बाहर वाली एंडोमेट्रियम जो कि लूज एरियोलो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है। मायोमेट्रियम क्या होगा, थिक स्मूथ मसल से मिलके बनी है, लॉन्गिट्यूडनल एज सर्कुलर मसल, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगी ड्यूरिंग डिलीवरी, अभी मैंने बताया। और जो एंडोमेट्रियम है, ये जो एंडोमेट्रियम है बेटा, ये ग्लैंडुलर होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, ठीक है। जितने भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर थी। अब मैं बात करती हूँ किसकी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। किसकी बात करती हूँ मैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। और ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसको हम कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बेटा, ये हम कवर करते हैं। तो देखो, जो ये डिप्रेशन जो बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, जिसके अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग प्लस वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। और इट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ लूज फ्लेशी फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा को कौन सराउंड करता है, लेबिया मेजोरा, दैट इज लेबिया मेजोरा, ठीक है, दैट इज लेबिया मेजोरा। और यहां पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर है। वेस्टिब्यूल को कौन कवर करता है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा वेस्टिब्यूल को कवर करता है, ठीक है। और लेबिया माइनोरा को कौन कवर करता है, लेबिया मेजोरा। और जो वेस्टिब्यूल है, ये जो डिप्रेशन है, इसके अंदर ओपनिंग प्रेजेंट होती है, किसकी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, यूरिथ्रल ओपनिंग और साथ साथ वेजाइनल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग एंड साथ साथ क्या प्रेजेंट होगी, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। जो वेजाइनल ओपनिंग है बेटा, वेजाइनल जो ओपनिंग है, ठीक है, इट इज कवर्ड बाय थिन परफोरेटेड मेम्ब्रेन। और लेटर इस थिन परफोरेटेड मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, हाइमन, ठीक है। थिन परफोरेटेड मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। और ये जो हाइमन ऑफनली ब्रेक हो जाते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन कभी किसी किसी लेडी के अंदर ये ब्रेक नहीं भी करती है, ठीक है। तो और ये अगर कोई जो लेडी है अगर ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये हाइमन ब्रेक हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन डज नॉट इंडिकेट द वर्जिनिटी ऑफ अ गर्ल। ऑलराइट, तो ये आपके एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखनी है। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम एक एक बात देख लेते हैं किस किस की, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन की, जो किसका पार्ट है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉन्स प्यूबिस, ये क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ऑलराइट, लेबिया मेजोरा किसको कवर करता है, लेबिया माइनोरा को, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड डाउन मॉन्स प्यूबिन एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग।
लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के बाहर लेबिया माइनोरा के बाहर लेबिया मेजोरा। क्लाइटोरिस जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है बेटा, जो कि प्रेजेंट होती है, विच इज लाइक द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अबोव द यूराइथ्रल ओपनिंग, ठीक है। अगर मैं क्लाइटोरिस की लोकेशन दिखाऊं तो ये होगी बेटा क्लाइटोरिस, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेजर सेंसेशन। ऑलराइट, और नेक्स्ट है आपका हाइमन, और जो हाइमन है बेटा मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर द वेजाइनल ओपनिंग, इट कैन बी टोर्न व्हाइल सडन जॉल्ट फॉल इफ द लेडी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन राइडिंग, साइकिलिंग, और या फिर ये ब्रेक हो सकती है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ tampon or may not be torn during the first sexual intercourse. So presence or absence of hymen does not indicate the virginity of a girl. All right, तो यहाँ पर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है, और अब हम बात करते हैं किसकी, गैमेटोजेनेसिस की। किसकी बात करते हैं, गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेटोजेनेसिस है बेटा पहली प्रोसेस, अगर मैं इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन आता है। गैमेटोजेनेसिस की दो मतलब बेटा गैमेटोजेनेसिस जो मेल के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल के अंदर इसको क्या बोलेंगे बेटा, oogenesis। फीमेल के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे, oogenesis, ठीक है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में हम सारी की सारी डिटेल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे, oogenesis। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, एंड स्पेशली oogenesis बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोसेस, ये प्रोसेस कब बिगिन होती है, देखो मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में शुरू होती है, लेकिन फीमेल के अंदर ये प्रोसेस होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। जब मेल के अंदर प्यूबर्टी से शुरू होती है और लाइफ टाइम चलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये प्रोसेस शुरू होती है, यानी कि बाय द मतलब सेकेंड मंथ ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, एंड बाय द एंड ऑफ 5th मंथ जितने भी फॉलिकल्स बनने वो बन चुके होते हैं। तो बाय द एंड ऑफ 5th मंथ मतलब 5 to 7 मिलियन ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ईच ओवरी के अंदर। जब तक बर्थ आती है बेटा, बर्थ तक इनका नंबर 1 to 2 मिलियन रह जाता है पर ओवरी के अंदर। जब प्यूबर्टी आती है तो इनका नंबर 60 to 80,000 रह जाता है पर फॉलिकल के अंदर, यानी कि नंबर ऑफ फॉलिकल क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, और इसी को हम फॉलिकुलर एट्रेजिया बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेजिया, ठीक है। तो यहां पर देखो नो मोर oogonia are formed and added after the birth, ठीक है। A large number of follicle degenerate from the birth at puberty, so only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary at the puberty। ऑल राइट, तो ये पूरी की पूरी आपकी स्टोरी थी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो प्लॉइडी है वो क्या होती है, मतलब जो मेल जर्म सेल होती है उसकी डिप्लॉइड, इसी तरीके से जो फीमेल जो जर्म सेल होती है, मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। अब एक बार हम गैमेटोजेनेसिस मतलब यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, मेल के अंदर देख लेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को, उसके बाद हम किसको देखेंगे, oogenesis को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेल जर्म सेल की, ठीक है, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, जो कि डिप्लॉइड है। अब उसके अंदर माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ठीक है। इसी तरीके से जो 7 सेल स्टेज आएगी, ठीक है, तब ये न्यूट्रिशन गेन कर लेती है। न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, सर्टोली सेल, क्योंकि डेवलपिंग स्पर्म तो यही है ना, तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, नर्स सेल, यानी कि सर्टोली सेल, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है। और स्पर्म बन भी कर रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, कौन बना रहे हैं, मेल जर्म सेल बना रही है। माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा, एक सेल बेटा न्यूट्रिशन को गेन कर लेगी, साइज बढ़ जाएगा, और जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी भी क्या रहेगी, डिप्लॉइड, क्योंकि अभी तक माइटोटिक डिफरेंशिएशन ही हुआ है, मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा क्या होगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी बनी, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। कितनी बनी, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी बनेगी बेटा, 2 स्पर्मेटेड, और एक स्पर्मेटोसाइट से कितनी बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड का
फॉर्मेशन होगा किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और जो स्पर्म है बेटा फाइनली रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। बस क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने, 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बने, 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, 2। और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बने, 2। अगर आपसे पूछे कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने, 4, क्योंकि टोटल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से तो 4 ही बनेंगे ना, 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपसे ये ना पूछा जाए कि कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, 4। और 4 स्पर्मेटोसाइट से ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्पर्म के अंदर। इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। फाइनली रिलीज हो जाएगा मैच्योर स्पर्म। ठीक है, कहां से, जो स्पर्म रिलीज हो जाएगा, स्पर्म रिलीज हो जाएगा किससे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। Spermiogenesis is the transformation of spermatid to sperm and sperm head is embedded in the Sertoli cell for the nourishment. ये finally release हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं spermiation। ठीक है, जैसे कि आपकी यहाँ पे डायग्राम दिखा है कि स्पर्म मेटोजोआ हो गया। ठीक है, यहाँ से प्रोसेस चलेगी, स्पर्मेटोगोनिया जो कि मेल जर्म सेल है। ठीक है, सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, नर्सिमेंट प्रोवाइड करेंगी। स्पर्मेटोगोनिया का माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर क्या बनेगी, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से फिर क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ। और ये फाइनली रिलीज हो जाएगा। अभी तक तो इसका जो हेड है बेटा वो किससे एम्बेडेड है, नर्सिमेंट ले रहा है सर्टोली सेल से। फाइनली रिलीज हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। क्या ये मेरी बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं किसकी, oogenesis की। अब हम बात करते हैं किसकी, oogenesis की। oogenesis ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चालू हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चालू होती है oogenesis, और प्यूबर्टी के टाइम चालू होती है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जो oogonia है बेटा, oogonia अभी तक oogonia का माइटोटिक डिफरेंशिएशन हो रहा है और क्या बन रही है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte बन गई है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ना, ये बर्थ तक बन गई है बेटा। अब ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी प्यूबर्टी तक। ठीक है, क्योंकि प्यूबर्टी पे इसका फर्दर डिवीजन कब होगा, जब प्यूबर्टी पे इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोफिन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये स्टेज यहीं पर अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि फीटस के अंदर अरेस्टेड एट प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, यानी कि भाई ये जो प्रोसेस है फीटल लाइफ के अंदर चल रही है, ऑलराइट, प्राइमरी oocyte बन गया है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है अरेस्ट हो गया, इसका फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा, कहां अटकेगा, प्रोफेज फर्स्ट पे। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट पे। अब जैसे ही बेटा प्यूबर्टी आई, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिला, ये जो प्राइमरी जो oocyte है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक सेकेंडरी oocyte के अंदर, और एक छोटू पोलर बॉडी बन जाएगी। ठीक है, ये छोटू पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाएगी। अब ये सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होगी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होगी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, हाँ या ना? ये जो सेकेंडरी oocyte है बेटा यही रिलीज होगी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या प्रोसेस है बेटा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, देखो प्राइमरी जो फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, ये जो ओवरी की जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये कहां पर प्रेजेंट थी, ये जो ओवरी की स्ट्रक्चर है मतलब आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि जो कॉर्टिकल जो रीजन है इसके अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट है। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या है बेटा, यहाँ पर मतलब प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, और फ्यू लेयर ऑफ क्या प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसा सेल, फ्यू लेयर ऑफ क्या प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, अब जब प्यूबर्टी आएगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, तो ये प्राइमरी oocyte के अराउंड ये जो ग्रेनुलोसा सेल है, ये 2 to 3 लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल बन जाएंगी, और एक आउटर में बन जाएगी थिका लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये क्या है बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल, तो ये आपका यहां तक मिलेगा सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल तक प्राइमरी oocyte मिलेगी। अगर मैं बात करूं टर्शियरी फॉलिकल की, अभी जो टर्शियरी फॉलिकल आएगा बेटा, यहां पर जो प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगी और एक फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनाएगी।
और टर्शियरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर क्या होती है? टर्शियरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर होती है बेटा कि जो सेकेंडरी जो oocyte है अपने अराउंड एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर रिलीज कर लेती है जिसको हम बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। ऑलराइट, और ग्रेनुलोसा सेल तो रहेगी, और जो थीका जो लेयर है वो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद बेटा ग्रोथ होगी तो यहां पर टर्शियरी फॉलिकल है। अब ग्रेफिन, अब यहां पर ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होगा तो बेटा अब जो अब ग्रेफिन फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है कि जो एंड्रम जो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर बनी थी ना वो कंप्लीटली सराउंड कर लेती है सेकेंडरी oocyte को। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल डिवाइड हो जाती है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और क्यूमुलस ओफेरस के अंदर। ऑलराइट, और सेकेंडरी oocyte तो अपने अराउंड ज़ोना पेलुसिडा रिलीज कर ही रही थी। ठीक है, एक्सटर्ना थीका इंटरना अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन जो सबसे जो अंदर वाली जो सेल है क्यूमुलस ओफेरस की, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द ज़ोना पेलुसिडा, उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिटा। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte ज़ोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिटा रिलीज होती है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte ज़ोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिटा रिलीज होती है, और जो बची हुई जो सेल है बेटा वो क्या बना लेती है? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब यहां पर सेकेंडरी oocyte अपना सेकेंड म्योटिक डिवीजन कब कंप्लीट करेगी? ये जो अपना सेकेंड म्योटिक डिवीजन कब कंप्लीट करेगी? ऑन अराइवल ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड म्योटिक डिवीजन कहां पर कंप्लीट कर रही है बेटा? ये आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर कर रही है। ठीक है, कहां पर कर रही है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर कर रही है। जब ये सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करेगी तो ये सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और ओवम बनेगा। तो अब यहां पर क्या देखने को मिला है? ओवम देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है बेटा? ओवम देखने को मिला है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात यहां पर समझ में आई? ठीक है, तो जितने भी ओगोनिया बेटा जितने बनने थे वो पहले बन चुके होते हैं, और प्यूबर्टी तक ये नंबर 60,000 से ये लेके क्या रह जाता है? 80,000 रह जाता है। ठीक है, meiosis in oogenesis result in unequal sized cell and the secondary oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पर तो इक्वल डिवीजन हो रहा है। इक्वल डिवीजन मतलब जो सेल है इक्वली डिवाइड हो रही है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर डिवीजन। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं साइटोप्लाज्म किसके पास जाए? ओवम के पास जाए, क्योंकि यहीं से आगे पूरे के पूरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। इसीलिए यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, कि एक छोटू पोलर बॉडी में बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी छोटू सी बनती है, और ये क्या कर जाती है बेटा? डीजनरेट कर जाती है। ये क्या कर जाती है? डीजनरेट कर जाती है। तो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी थी अब तक की। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स की हम बात कर लेते हैं, ओवम की एंड स्पर्म की। ठीक है, तो ओवम की स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो कोरोना रेडिटा है, और जो कोरोना जो रेडिटा है बेटा ये सेलुलर लेयर है, दैट इज कोरोना रेडिटा। और ये जो कोरोना रेडिटा है बेटा ये क्या है? सेलुलर लेयर है, क्योंकि 2 to 3 जो ग्रेनुलोसा जो सेल है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिटा। ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर इनका अरेंजमेंट हो जाता है कि जो एंट्रम है वो कंप्लीटली सराउंड कर लेती है किसको? सेकेंडरी oocyte को। ठीक है, और जो सेकेंडरी जो oocyte है बेटा अपने अराउंड जो लेयर रिलीज करते हैं प्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, और इसी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है ज़ोना पेलुसिडा, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पर बेटा अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा, और ये जो स्पेस प्रेजेंट दिख रहा है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग उसको हम ऊलिमा बोलते हैं। ऊलिमा और ज़ोना पेलुसिडा के बीच का ये जो स्पेस है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीवाइटलिन स्पेस। ठीक है, पेरीवाइटलिन स्पेस, यहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्पर्म की स्ट्रक्चर की, तो स्पर्म की बेटा चार पार्ट के अंदर डिवाइड है। कौन कौन सा? पहला तो हेड पार्ट। हेड पार्ट क्या है? हेड पार्ट के अंदर मतलब ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, ये गोल्जी बॉडी बनाती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? एंजाइम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स। ये एंजाइम कौन कौन से प्रेजेंट है? जिसको हम स्पर्म लाइसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम स्पर्म लाइसिन भी यहां पर बोला जाता है।
देखो, जो स्पर्म के अंदर, हेड के अंदर एक तो एक्रोसोम प्रेजेंट होगा, दूसरा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो फ्यूजन होगा तो इस एक्रोसोम को, इस न्यूक्लियस को यहां पर अंदर जाना है। लेकिन ओवम के अराउंड क्या है बेटा, प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो इसको किस तरीके से पियर्स कर सकता है, तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो भी एग के अराउंड जो मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है उसको क्या करिए, ब्रेक कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, हेड की, ठीक है, हेड के अंदर एक्रोसोम, एक्रोसोम कौन बना रहा है, गोल्जी बॉडी बना रहा है, इसके अंदर स्पर्म लाइसिन है। तो सबसे जो पहला जो एंजाइम है बेटा, उसको हम बोलेंगे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कौन सा बोलेंगे, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम किसको ब्रेक करेगा, कोरोना रेडिटा को ब्रेक करेगा। कोरोना रेडिटा एक सेलुलर लेयर है। दूसरा एंजाइम है बेटा जोना लाइसिन, ये जोना लाइसिन किसको ब्रेक करेगा, जोना पेलुसिडा को। थर्ड जो एंजाइम है इसको हम बोलेंगे हाई एलुरोनिडेज, और ये हाई एलुरोनिडेज क्या है कि 2 to 3 लेयर ऑफ कोरोना रेडिटा है बेटा, ये आपस में चिपकी हुई है विद द हेल्प ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और इस म्यूकोपॉलीसैकेराइड को हम क्या बोलते हैं, इस म्यूकोपॉलीसैकेराइड को हम बोलते हैं हाई एलुरोनिक एसिड। ठीक है, तो ये इसको ब्रेक करता है। तो ये एक्रोसोम है बेटा, इसके अंदर स्पर्म लाइसिन भरा है जो इनको ब्रेक करेगा। तो हेड के अंदर क्या हो गया, एक्रोसोम और दूसरा न्यूक्लियस, और एक्रोसोम के अंदर क्या हो गया, स्पर्म लाइसिन। दूसरी बात करते हैं नेक की, जो नेक के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल। नेक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल। कौन कौन से सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्रेजेंट होगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करेगा, डिस्टल सेंट्रियोल एक्सल फिलामेंट बनाएगा, ये एक्सल फिलामेंट है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी। अब आता है मिडल पीस, ये ए पार्ट, नेक के अंदर सेंट्रियोल, मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर इस तरीके से स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे जो इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी फॉर द मूवमेंट। और ये जो जो एक्सियल फिलामेंट आगे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फ्लैजिला के अंदर। और ये जो टेल है बेटा ये क्या प्रोवाइड करेगी, ये जो टेल है ये प्रोवाइड करेगी मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। तो 4 पार्ट हो गए, कौन कौन सा, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड के अंदर एक्रोसोम और न्यूक्लियस, नेक के अंदर प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, और मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड द टेल, जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और एग की स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बता ही दी है। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं कि अगर भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो, अब हम बात करेंगे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब जरूरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या बेटा, साइक्लिक इवेंट्स हैं। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है सारी की सारी फीमेल प्राइमेट्स की। ठीक है, मंकी, एप्स और ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte ने अपना मतलब मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं किया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या है बेटा, ये मतलब एंडोमेट्रियम ब्रेक करेगी अलोंग विद सम ब्लड वेसल, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब जो लैक ऑफ साइकिल में भी इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन इसके साथ साथ बेटा स्ट्रेस भी रिस्पॉन्सिबल है, पुअर हेल्थ भी रिस्पॉन्सिबल है, और जो एवरेज जो मतलब ड्यूरेशन है 28 to 29 डेज भी है, लेकिन ये फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू द मतलब जो भी फीमेल है उसकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर भी। ठीक है, और जो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो बिगिन होती है एट प्यूबर्टी, उसको हम बोलते हैं मेनार, एंड आफ्टर सर्टेन एज दैट इज 45 to 50 ईयर जो सिसेशन हो जाता है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर नहीं होती, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या बेटा, ये साइक्लिक इवेंट्स हैं। ठीक है, ये साइक्लिक इवेंट्स है, तो मतलब एक जो इवेंट तो ओवरी के अंदर चल रहा होगा और दूसरा जो इवेंट है वो किसके अंदर चल रहा होगा, यूट्रस के अंदर चल रहा होगा। ठीक है, ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं ओवरी के इवेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा, फॉलिकल डेवलपमेंट। ठीक है, इसलिए ओवरी के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉलिकुलर फेज। इसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज, कि यहाँ पे फॉलिकुलर्स का डेवलपमेंट है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल। अब जो ग्राफिन फॉलिकल है फिर क्या करेगा, रप्चर करेगा और सेकेंड फेज चलेगा जिसको हम बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज। अब जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, तो बची हुई जो ग्राफिन फॉलिकल्स की जो सेल है
उन्होंने क्या बना दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। और जो थर्ड फेज क्या चलेगा बेटा, ल्यूटियल फेज। थर्ड फेज क्या चलेगा, ल्यूटियल फेज। तो फॉलिकुलर फेज कब हो रहा है बेटा, 16 to 13th डे, और 14th डे हो रहा है ओव्यूलेटरी फेज, और 15th to 28th डे हो रहा है ल्यूटियल फेज। अब यूट्रस के अंदर किस तरीके से चल रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज से, ठीक है। प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कौन सा फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, कौन मतलब 1 to 5th डे, ठीक है। 1st to 5th डे ये शुरू होता है मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद क्या होगा बेटा, प्रोलिफेरेशन फेज। प्रोलिफेरेशन फेज का मतलब क्या है, प्रोलिफेरेशन में फेज का मतलब अब एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रही है, और इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 16th to 13th डे। अब देखो जब 16 to 13 डे प्रोलिफरेशन हो रहा है तो सेम टाइम पे फॉलिकुलर फेज भी चल रहा है ओवरी के अंदर, तो साइमल्टेनियसली इवेंट होता है। और जो नेक्स्ट जो फेज होगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्रेटरी फेज। और ये जो सीक्रेटरी फेज जब चल रहा है, यानी कि ओवरी के अंदर ये ल्यूटियल फेज चलेगा, और इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 15th to 28th डे, ठीक है। जो फॉलिकुलर जो फेज है बेटा ये थोड़ा सा मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना है और 29th डे की साइकिल है, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन किस तरीके से निकलेगा, ये निकलेगा बेटा 29 जितने डी की मेंस्ट्रुअल साइकिल है -14, ठीक है। तो ये आपका क्या निकलेगा बेटा, 15th डे पे क्या होएगा, ओव्यूलेशन। -14 कर दो जितनी क्योंकि जो लास्ट का जो फेज है बेटा वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। लास्ट का फेज क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब एक मतलब साइमल्टेनियसली इवेंट होता है किसके अंदर, ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एक एक फेज की। तब सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल, चेंज इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन। इसके अंदर पिट्यूटरी के हार्मोन एज वेल एज ओवेरियन हार्मोन, यानी कि एफएसएच, एलएच के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, चारों हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चारों हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल फेज की, तो मतलब 3 to 5 डेज का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, तो जैसे साइकिल का मतलब है एक साइकिल एक पॉइंट से चले और दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या हो गए, पहुंच गए। आप कहीं से शुरू कर लो, फॉलिकुलर फेज से शुरू करो, मेंस्ट्रुअल फेज से शुरू करो। चलो हम मेंस्ट्रुअल फेज से अगर हम बात करते हैं, तो पिछली जो अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब क्या है, ये भाई प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगी, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम को रेडी रख रही है भाई, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो एंडोमेट्रियम एकदम तैयार है वेलकम करने के लिए एम्ब्रियो का, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं है तो डिजनरेट कर जाएगी। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगी तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो क्या होगा बेटा, कम होगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन क्या करता था, एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बेटा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। देखो एंडोमेट्रियम को बनाएगा कौन, पहले बनाएगा एस्ट्रोजन। एंडोमेट्रियम को बनाएगा कौन, एस्ट्रोजन। लेकिन उसको मेंटेन करने का, उसको ग्लैंडुलर, उसको सीक्रेटरी बनाने का काम किसका होगा, प्रोजेस्टेरॉन का होगा, ठीक है। क्लियर है, इज इट क्लियर। तो देखो प्रोजेस्टेरॉन अगर कम है तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगी, अगर मेंटेन नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, ब्रेकडाउन, और इसी को आप क्या बोलते हो, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड फेज की अगर मैं बात करूं, फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज, जो कि वेरिएबल होता है, ठीक है। जो फॉलिकुलर फेज ओवरी के अंदर चल रहा है, प्रोलिफेरेशन फेज किसके अंदर चल रहा है, आपका यूट्रस के अंदर। तो इस फेज के अंदर क्या होगा बेटा, अगर मैं इस फेज की बात करूं तो यहाँ पे अब जो फॉलिकल्स है बेटा, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होना शुरू हो गई, ठीक है। ये फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो गया, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई और एक डोमिनेंट फॉलिकल रिलीज हो गया। ये जो डोमिनेंट फॉलिकल है बेटा, एक तो क्या बनेगा, ये डोमिनेंट फॉलिकल एस्ट्रोजन बनाएगा, ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन बनाएगा। इसका मतलब ओवरी के अंदर तो फॉलिकुलस की डेवलपमेंट चल रही है, एफएसएच रिलीज हो रहा है प्यूबर्टी, ठीक है, रिलीज हो गया है, ठीक है। प्यूबर्टी से ही अगर हम बात करते हैं इसकी, तो एफएसएच रिलीज हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने फॉलिकल को डेवलप कराना शुरू कर दिया, ये ओवरी के अंदर चला। अगर मैं बात करूं यूट्रस की, तो यूट्रस के अंदर क्या फेज होगा, उसको हम बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। तो अब ये जो एस्ट्रोजन है ये एंडोमेट्रियम को बनाएगा, ये जो एस्ट्रोजन है ये एंडोमेट्रियम को क्या करेगा बेटा, बनाएगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम को, जैसे ये यूट्रस है और ये क्या है बेटा, एंडोमेट्रियम है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करेगा।
ऑलराइट, ये एंडोमेट्रियम को बनाएगा और इसकी प्रोलिफेरेशन कराएगा, नंबर इंक्रीज कराएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफेरेशन फेज। जो नेक्स्ट जो फेज है बेटा, नेक्स्ट जो फेज है इसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होगा, 14th डे पे, ठीक है, 14th डे पे होगा। अब ओव्यूलेशन फेज के अंदर होता क्या है, ओव्यूलेशन फेज के अंदर क्या होगा बेटा, एक बार हम इसको भी समझते हैं। देखो, अब जो एस्ट्रोजन जो रिलीज हुआ है ना, अब इसका मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ओव्यूलेशन का मैं ऊपर लिख रही हूँ, एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन रिलीज हुआ है ना, ये जो 13th डे पे इसकी क्या आएगी बेटा, पीक आएगी। 13th डे पे क्या आएगी, इसकी पीक आएगी। जब 13th डे पे इसकी पीक आएगी तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा और ये बोलेगा हाइपोथैलेमस को, ठीक है, ये बोलेगा हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से तो ये एलएच कराएगा, हाइपोथैलेमस से ये एफएसएच भी कराएगा, एलएच भी कराएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एलएच का क्या देखने को मिलता है, आपको सर्ज देखने को मिलता है और ये जो सर्ज है, एलएच सर्ज, यही क्या करेगा, ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो ओव्यूलेशन का मतलब रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, रिलीज ऑफ ओनली वन ओवम ड्यूरिंग द साइकिल। मतलब जो ओवरी बेटा वन पेयर होती है, ठीक है, मतलब जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है बेटा, ऑल्टरनेट ओवरी से रिलीज होती है, एक मंथ इससे दूसरे मंथ उससे। तो ये था ओव्यूलेशन, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट फेज होगा ल्यूटियल फेज, जिसको हम सेक्रेटरी फेज कहते हैं। अब जैसे ग्राफिन फॉलिकल क्या हुआ, रिलीज हो गया ना, ग्राफिन फॉलिकल रिलीज हो गया। अब ल्यूटियल फेज मतलब जो बची हुई, जो रिमेनिंग जो सेल है, ठीक है, बची हुई जो रिमेनिंग जो सेल है वो क्या बना देंगी, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएंगी। क्या बनाएंगी, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या बना देगा, एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर और हाईली वेस्कुलर बना देगा और तैयार करेगा आगे की जर्नी के लिए। अगर मतलब फर्टिलाइजेशन होगी तो एंडोमेट्रियम तैयार रहे। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा और ये एस्ट्रोजन फर्दर थिकनिंग करा देगी। ये क्या कराएगी, फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। लेकिन देखो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है एलएच, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एलएच का लेवल कम होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करेगी। कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट, प्रोजेस्टेरोन का कम, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर कम हो गया है तो बेटा अब एंडोमेट्रियम फिर से क्या करेगी, शेड ऑफ करेगी अलोंग विद ब्लड वेसल और एक न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, endometrium is maintained if ovum remain unfertilized, endometrium is sloughed off marking a new cycle और एक न्यू साइकिल यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो 4 फेज होते हैं बेटा जो मैंने आपको बताए हैं और ये आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या है बेटा, इसका डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम को हम किस तरीके से समझेंगे, तो पहले जैसे एफएसएच है बेटा, ये एफएसएच का लेवल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीज कौन कर रहा है, डोमिनेंट फॉलिकल इनहिबिन हार्मोन रिलीज कर रहा है, लेकिन दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि अब एस्ट्रोजन भी तो थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता था ना हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस थोड़ा सा एफएसएच भी रिलीज करता है, ठीक है। फिर जो एस्ट्रोजन जो बड़ा हुआ जो एस्ट्रोजन है, जो एस्ट्रोजन जो बढ़ रहा है बेटा 13th डे पे ये बढ़ेगा, 13th डे पे ये बढ़ेगा और ये 14th डे पे क्या होगा बेटा, इसकी पीक आएगी जिसको हम एलएच सर्ज बोलते हैं, जिसको ये क्या कराएगा, ओव्यूलेशन कराएगा, ठीक है। ये क्या कराएगा बेटा, ओव्यूलेशन कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एफएसएच है बेटा, ये एफएसएच फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करा रहा है, ये एफएसएच क्या करा रहा है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करा रहा है। मैच्योर फॉलिकल से जब ओव्यूलेशन होगा तो बेटा सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, बची हुई सेल कॉर्पस ल्यूटियम बनाएंगी और ये जो यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है धीरे धीरे, ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बना रहा है, लेकिन जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो ये जो एस्ट्रोजन है, जो प्रोजेस्टेरोन है, इसको हाईली वेस्कुलर और ग्लैंडुलर बना लेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एलएच का लेवल कम होगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करके एक वाइड बॉडी बना देगा जिसको हम कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। इसी तरीके से एक न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है, यहाँ पर जो एस्ट्रोजन की 2 बार पीक आई है, प्रोजेस्टेरोन की 1 बार पीक आई है सिर्फ यहाँ पर 23rd डे के आसपास, ठीक है, और 25th डे के आसपास फिर से 1 बार एस्ट्रोजन की क्या आई है बेटा, पीक आई है। तो 2 बार पीक किसकी दिखाई दी आपको, एस्ट्रोजन की, 1 बार किसकी दिखाई दी आपको, प्रोजेस्टेरोन की। तो ये आपकी क्या है बेटा, साइकिल है, ठीक है, ये क्या है, साइकिल है, किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑलराइट।
तो अब तो इस जितना भी आपने जो प्रोसेस पढ़ा, इसके अंदर अभी तक आपने क्या पढ़ा बेटा, जितना भी जो प्रोसेस पढ़ा है ना, अभी तक आपने ये देखा है कि मतलब मेंस्ट्रुअल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हमारा टॉपिक हो गया है, ठीक है। अब यहां पर अभी तक आपने क्या किया है बेटा, अभी तक हमने ये देख लिया कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब हुई है, जब जो गैमेट है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि अगर गैमेट फर्टिलाइज हो गया तो किस तरीके से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या इवेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, ये दो इवेंट तो किसके अंदर पढ़े थे हमने भाई, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये तो क्या पढ़े थे बेटा हमने, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े थे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और पार्टुरेशन, ये क्या होते हैं बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। गैमेटोजेनेसिस हो गया हमारा, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन हुआ है, अब यानी कि अराइवल हो गया स्पर्म का, फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट बन गया है, जाइगोट बनने के बाद किस तरीके से इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्टुरेशन होगा, वो अब हमारी कहानी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, क्या क्या मतलब पाथ फॉलोड होंगे गैमेट के इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोइटस सीमेन इज रिलीज फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय द पीनस एंड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। स्पर्म रिलीज होगा वजाइना के अंदर, क्रॉस करके सर्विक्स को पहुंचेगा यूट्रस, ठीक है, यूट्रस को क्रॉस करके एम्पुला पहुंचेगा, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ, ठीक है, उसने इनफंडिबुलम फिम्ब्री लाइक जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थी इनफंडिबुलम की रिसीव किया, ठीक है, और कहां पर पूछा, एम्पुला, और एम्पुला क्या है बेटा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ये जब मैंने आपको एम्पुला पढ़ाया था फेलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर, तब बताया था कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो क्या है, साइट है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन और लेट टू फॉर्म ए डिप्लॉयड बॉडी, और उस डिप्लॉयड बॉडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस डिप्लॉयड बॉडी को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। इस डिप्लॉयड बॉडी को हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोट बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सारे के सारे जो मतलब जो क्वाइटस हैं वो फर्टिलाइजेशन नहीं लीड करते, यानी कि हर एक जो क्वाइटस है फर्टिलाइजेशन लीड नहीं करता, उसके पीछे का रीजन क्या है कि बहुत सारे जब स्पर्म रिलीज होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, तो कुछ तो एसिडिक पीएच से नहीं बच पाते, फिर सर्विक्स का म्यूकस है, फिर यूट्राइन केविटी है, ठीक है, फिर जो फेलोपियन ट्यूब के सीलिया के अंदर फंस जाते हैं, तो कुछ ही स्पर्म कहां पहुंचते हैं बेटा, एम्पुला के पास, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो मेल स्पर्म की और जो फीमेल एग की लाइफ स्पेन तो क्या है, मतलब लिमिटेड है, ठीक है। जैसे मेल का अगर मैं बात करूं तो 48 आवर है, जो एग का है बेटा वो 1 डे है, ठीक है। तो मतलब साइमल्टेनियसली पहुंचना चाहिए, क्या पहुंचना चाहिए, साइमल्टेनियसली पहुंचना चाहिए। Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary rhythmic junction. तभी that's why all the copulation do not lead to the pregnancy. इसीलिए all copulation do not lead to the pregnancy. क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो क्या क्या मतलब चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कौन कौन सी चीजें होती है, तो जैसे कि पहले जो चीज होगी उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेशन, जो पहली जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेशन। दूसरी जो प्रोसेस होगी बेटा उसको हम बोलेंगे एंटी फर्टिलिटी इनफर्टिलिन रिएक्शन। जो थर्ड जो प्रोसेस होगी बेटा इसको हम बोल देंगे एग्रोसोमल रिएक्शन। और जो फोर्थ जो रिएक्शन होगी इसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्टिकल रिएक्शन हम यहाँ पर बोलेंगे, एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर हम किसको बोलेंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन। अब देखो कैपेसिटेशन का मतलब है कि फाइनल जो मैचुरेशन है, फाइनल जो फिजियोलॉजिकल जो मैचुरेशन है वो स्पर्म की फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्म को स्टेबिलिटी है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो लिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम चाहते हैं जो अंडुलेटिंग जो मूवमेंट है स्पर्म की वो विप्लेश मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अंडुलेटिंग जो मूवमेंट है बेटा, अंडुलेटिंग जो मूवमेंट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, विप्लेश मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, विप्लेश मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर क्या देखने को मिलता है कि हम किस तरीके से स्पर्म की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बता सकते हैं। भाई जो लिपिड है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो अगर डिसोल्यूशन हो जाता है लिपिड का, ठीक है, या फिर जो रीअरेंजमेंट हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म, तो अगर ये हो जाता है तो स्पर्म की अब एंडुलेटिंग मूवमेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, विप्लेश मूवमेंट के अंदर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीफर्टिलिन फर्टिलिन रिएक्शन। एंटीफर्टिलिन एक एसिडिक प्रोटीन है, ठीक है, एंटीफर्टिलिन क्या है, एक एसिडिक प्रोटीन है। तो ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर ये ZP3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो स्पर्म इनको पहचानता है, इन्हीं के ऊपर आके चिपक जाता है, और जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी वो होगी एग्लूटिनेशन की। थर्ड जो प्रोसेस है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, आप जो एक्रोसोम है वो अपने हेड से तीनों एंजाइम रिलीज करेगा, कोरोना रेडिएटर, जोनालाइसिन एंड दूसरा हाइएलुरोनिडेज, ठीक है। फिर जैसे कॉर्टिकल रिएक्शन, जैसे स्पर्म ने टच किया, ठीक है, तो ऊलिमा बेटा इस तरीके से कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है, ऊलिमा कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जो कि स्पर्म को रिसीव करते हैं। जैसे स्पर्म ने एंट्री करी तो यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, पहले क्या होगा बेटा, जैसे पहला स्पर्म आया इसने इस तरीके से कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाई, स्पर्म को रिसीव किया, ठीक है, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, तो ये फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी प्रोवाइड करता है कि अब और स्पर्मेंटम नहीं आ सकते, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए। अब आप परमानेंट अपना बंदोबस्त करो। परमानेंट बंदोबस्त किस तरीके से होगा कि यहां पर भी इंफॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करेगी, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन इससे फ्यूज करेंगे और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपना जो सीक्रेशन है इस पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर रिलीज करेंगे, जो सारे के सारे ZP3 रिसेप्टर को क्या कर देगी बेटा, खत्म कर देगी, ठीक है, सारे के सारे ZP3 रिसेप्टर को खत्म कर देगी। अगर ZP3 रिसेप्टर है ही नहीं तो स्पर्म किसको पहचानेगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये चार बेसिक इवेंट है। पहले कैपेसिटेशन होगा, एंटीफर्टिलिन फर्टिलिन रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, एक्चुअली में पोलीएम्ब्रियोनी प्रिवेंट हुई। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या हुआ बेटा, पोलीएम्ब्रियोनी प्रिवेंट हुई, ठीक है। फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्म में सोडियम आयंस ने प्रोवाइड की, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्म में कैल्शियम आयन ने प्रोवाइड करी। फिर जो काम है ओवरटेक कर लिया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने, ठीक है। अब देखो सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम पार्ट ऑफ स्पर्म है, एंट्रोस्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चेंजेस होंगे जोना पेलुसिडा के अंदर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म एंड इंश्योर दैट सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे, किससे, ओवम से। तो जैसे ही स्पर्म ने एंट्री करी अब अपना सेकंड मियोसिटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी साइट एक पोलर बॉडी बना देगी और दूसरा क्या बना देगी, एक ओवम बनाएगा। अब ओवम फर्टिलाइज करके क्या बना देगा बेटा, जो ये तो सेकंड पोलर बॉडी तो पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर रिलीज हो जाएगी। पेरीवाइटलिन स्पेस क्या बताया था, जोना पेलुसिडा और ऊलिमा के बीच का स्पेस है और ये जाइगोट यहाँ पर बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात यहाँ पर समझ में आई। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस होते हैं वो किसके अंदर होंगे बेटा, जोना पेलुसिडा के अंदर यहाँ पर होंगे, चेंजेस होंगे किसके अंदर, जोना पेलुसिडा के अंदर, ताकि और स्पर्म ना आए, पोलीएम्ब्रियोनी ना हो। तो चेंज इन द गैमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन आपके सामने ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, ठीक है। अब सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मदर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि मेल एक्स एक्स होता है, फीमेल एक्स एक्स होती है, मेल एक्स वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैमेट बनेंगे एक्स एक्स और यहाँ पे एक्स और वाई, तो इसके साथ फ्यूज करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी कि 50% रिस्पॉन्सिबल, 50% चांसेस है फीमेल पैदा हो, जो 50% चांसेस है मेल। तो आप मुझे ये बताओ कि एक्स वाई यानी कि मेल, तो ये जो वाई है गैमेट ये किसके पास है, मेल के पास है, फीमेल के पास है, भाई एक्स वाई यानी कि मेल। फीमेल के पास तो दोनों एक्स एक्स है ना, फीमेल के पास तो दोनों एक्स है, वाई तो किसके पास है, मेल के लिए, तो लड़का होना, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फादर, ठीक है, ना कि मदर, क्योंकि मदर के पास वाई नहीं है, जो सिर्फ मदर के पास एक्स एक्स ही है दोनों, ठीक है। तो 50% मेल गेट कैन कैरी एक्स क्रोमोसोम एंड 50% कैन कैरी वाई क्रोमोसोम। Zygote would carry either XX or XY depending on the whether the sperm is carrying X or Y fertilization to the ovum। तो ये डिपेंड करता है कि जो 50% मेल मतलब 50% चांसेस है, 50% ये चांसेस है और 50% इसके चांसेस है। तो Y किसके पास है, Y क्रोमोसोम तो किसके पास है, मेल के पास है ना, तो फीमेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। क्या ये मेरी बात समझ में आई?
अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट किस तरीके से होगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट यानी कि डिप्लॉयड बॉडी बन गई हमारे पास जाइगोट। तो किस तरीके से प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, किस तरीके से पूरी की पूरी चेंजेस होंगी, क्लीवेज होगा, पहले क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद किस तरीके से आगे की सारी कंडीशन होंगी। एक बार हम ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, हम एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं, फिर हम पूरी की पूरी चीजें हमारे पास इसकी क्लियर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, ये क्या है, डिप्लॉयड बॉडी। ठीक है, क्लीवेज का मतलब है बेटा जो साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन सेम। ठीक है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा जिसके अंदर क्लीवेज का साइज है बेटा, सॉरी, जो क्लीवेज के अंदर G1 और G2 फेज नहीं होता, G1 और G2 फेज नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर G1 और G2 फेज नहीं है इसका मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है, तो साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन सेम। तो यहाँ पे जो जाइगोट है यानी कि जो सिंगल सेल स्टेज है वो 2 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट होगी, 2 सेल स्टेज फिर किसके अंदर कन्वर्ट होगी बेटा, 4 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट होगी। और जो 4 सेल स्टेज है बेटा वो किसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल स्टेज के अंदर होगी। और जो 8 सेल स्टेज है वो फिर 16 सेल स्टेज के अंदर होगी। ठीक है, इस तरीके से वो 16 सेल स्टेज होगी। तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज। ठीक है, 16 सेल स्टेज, जो 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला। 8 सेल स्टेज को हम अर्ली मोरूला बोलते हैं और जो 16 सेल स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, लेट मोरूला। और जो डॉटर सेल्स है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। इस डॉटर सेल को हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, डॉटर सेल को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जोना पेलुसिडा अभी भी यहाँ पर क्या होगी बेटा, प्रेजेंट होगी। जब तक जोना पेलुसिडा यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर अभी तक क्या नहीं होना है, इम्प्लांटेशन नहीं होना है। ठीक है, 16 सेल स्टेज के बाद बेटा 32 सेल स्टेज बनेगी और इस 32 सेल स्टेज के अंदर जो बाहर जो ब्लास्टोमियर इस तरीके से अरेंज हो जाती है, एक तो आउटर सेल की तरफ और कुछ सेल बेटा अंदर की तरफ अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो बाहर की जो सेल है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। अंदर जो कैविटी है इसको हम ब्लास्टोसील बोलेंगे और इनर सेल मास बोलेंगे, जो अंदर जो सेल है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टूला। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टूला। और अभी भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा क्या, अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो ब्लास्टूला। अब जो इनर सेल मास है बेटा ये डिफरेंशिएट कर दिया जाता है एम्ब्रियो के अंदर। जो ट्रोफोब्लास्ट है यूट्राइन वॉल के साथ कनेक्ट होती है, अटैच हो जाती है और आगे चल के ये क्या बनाती है, प्लेसेंटा। लेकिन अटैचमेंट तब होगी एंडोमेट्रियम से बेटा, उसी को अटैचमेंट मतलब एम्बेडमेंट किसकी, ब्लास्टोसील की। तो ब्लास्टोला की नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जोना पेलुसिडा है। लेकिन बेटा यहाँ पर अब जो ट्रोफोब्लास्ट है वो लाइटिक एंजाइम रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है बेटा, लाइटिक एंजाइम। और ये जो लाइटिक एंजाइम है ये ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करती है, जो कि जोना पेलुसिडा को खाना शुरू कर देंगे और हमारे पास क्या बनेगा, बचेगा इस तरीके से, ये ट्रोफोब्लास्ट बचेगी। ठीक है, ये क्या बचेगी बेटा, ट्रोफोब्लास्ट बचेगी और अंदर सेल बचेगी। तो ट्रोफोब्लास्ट और अंदर इस तरीके से ये सेल्स बचेंगे। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये है बेटा ट्रोफोब्लास्ट, ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये ब्लास्टोसील, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट, और ये क्या है, इनर सेल मास। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पर जोना पेलुसिडा आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ब्लास्टूला विदाउट जोना पेलुसिडा। अब ये एंडोमेट्रियम इसको क्या कर लेगी बेटा, अपनी तरफ एम्बेडेड कर लेगी, कंप्लीटली एम्बेड कर लेगी। और एंडोमेट्रियम को भी कौन डाइजेस्ट करने लगेगा, ट्रोफोब्लास्ट के ही एंजाइम। और अब इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब ये जो इम्प्लांटेशन है बेटा ये क्या करेगी, ये जो इम्प्लांटेशन है ये कंफर्म करेगी, किसको कंफर्म करेगी, प्रेगनेंसी को। किसको कंफर्म करेगी, प्रेगनेंसी को यहाँ पे ये कंफर्म करने वाली है। मेरी बात समझ में आई। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा बेटा, इम्प्लांटेशन के बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या कर लेगी, इस तरीके से अरेंज कर जाएगी। ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट है बेटा ये दो उसके अंदर रिलीज हो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है
ये ट्रोफोब्लास्ट है, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, ठीक है। और फिंगर लाइक ये साइटोट्रोफोब्लास्ट होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट होगा, ठीक है। और ये सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई, इसको हम क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई। और कोरियोनिक विलाई और जो यूट्राइन टिश्यू है, इस तरीके से आपस में मिलके क्या बना देगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या काम करती है बेटा, देखो जो और ये अंदर वाली सेल भी मैं एक बार बता देती हूँ, ये डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं, ठीक है। ये क्या कर जाती है बेटा, एक्चुअली में ये जो बेटा ये जो मैंने इम्प्लांटेशन दिखाई है ना, इस तरीके से ये जो इम्प्लांटेशन है, मतलब इनर सेल मास की तरफ होती है, इस तरीके से ये एंडोमेट्रियम है, ये वाली मैंने एंडोमेट्रियम इनर सेल मास की टुवर्ड होती है, ठीक है। तो ये यूट्राइन टिश्यू है, ये क्या है, यूट्राइन टिश्यू, ये यूट्राइन टिश्यू है, ये फिटल पार्ट है। तो प्लेसेंटा सिर्फ ऐसा नहीं है कि मदर का पार्ट इन्वॉल्व होता है या फिटस का, प्लेसेंटा फिटस का पार्ट और मदर का पार्ट दोनों मिलके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट प्रोवाइड करती है। ये जो प्लेसेंटा है किस किस में हेल्प करेगी बेटा, ये तो एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरफ हेल्प करेगी, ये किसकी तरफ हेल्प करेगी, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह हेल्प करेगी। और साथ साथ ये प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगी, किसकी तरह काम करेगी, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगी। और इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल है, ये भी क्या कर जाती है बेटा, डिफरेंशिएट कर जाती हैं। और ये क्या बनाएगी, हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और क्या बनेगा बेटा, एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट, ठीक है। और ये जो एपीब्लास्ट है फिर तीनों जर्म लेयर बनाएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुलेशन, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। दोनों प्रोसेस बेटा मैंने एक डायग्राम के अंदर ही समझाने की आपको कोशिश करी है, ठीक है। मतलब जर्म लेयर भी और प्लेसेंटा भी। प्लेसेंटा क्या है बेटा, जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन दैट आर अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट नोन एज कोरियोनिक विलाई, एंड these कोरियोनिक विलाई interdigited with the uterine tissue to form a structural and functional unit that is known as placenta. प्लेसेंटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह भी एक्ट करेगी और एंडोक्राइन ग्लैंड की भी तरह एक्ट करेगी। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन यानी कि ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल को फ्रॉम द मदर टू फीटस। और ये हेल्प करेगी एंटीबॉडीज को भी ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है, हार्मोन सीक्रेट करेगी, जैसे कि कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और इसी के साथ साथ जो प्लेसेंटा है रिलैक्सिन भी रिलीज करती है, रिलैक्सिन ओवरी भी रिलीज करता है ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। ये सामने आपके क्या है, डायग्राम है पूरी की पूरी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि क्लीवेज क्या होता है, ठीक है। अब ये जो क्लीवेज है मूव, जैसे ये मैंने पूरी की पूरी स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं। 1 सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज है बेटा, ठीक है, 4 सेल स्टेज बनेगी, 8 to 16 सेल स्टेज, यानी कि मोरूला। मोरूला क्या है बेटा, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर है। मोरूला क्या है, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर है। अभी इस तरीके से मूवमेंट शो करना शुरू करेगा इस समझ से। और आखिर में जो अभी तक यहाँ पर क्या है, जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, ब्लास्टुला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, और यही जो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड हो जाती है, ठीक है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर अटैच टू द एंडोमेट्रियम, इनर सेल मास, इनर ग्रुप ऑफ सेल जो कि ट्रोफोब्लास्ट से अटैच है, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल रैपिडली डिवाइड करेंगी एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, और कंप्लीटली ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर समा लेंगी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। एंड इम्प्लांटेशन लीड टू द प्रेगनेंसी, ठीक है। और ये पूरी की, और जो इनर सेल मास है बेटा, इसके पास स्टेम सेल्स होती हैं, और इन स्टेम सेल के पास पोटेंशियल है, ठीक है, टू गिव राइज टू द ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आपके सामने, ठीक है। जर्म लेयर कौन कौन सी होगी, आउटर, मिडल और इनर। आउटर को एक्टोडर्म, मिडल को मिजो, और इनर को बेटा एंडोडर्म, जो कि सारे के सारे जितने भी बॉडी के अंदर टिश्यू हैं, ऑर्गन है, कौन बनाएगा, आपका
जर्म लेयर बनाएगी, ठीक है। तो चेंजेस आफ्टर क्या क्या होते हैं बेटा इम्प्लांटेशन, एक बार ये आपके सामने है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते ट्रोफोब्लास्ट को, जिसको हमने कोरियोनिक विलाई बोला था। मदर का यूट्राइन टिश्यू दोनों मिलके एक इंटरडिजिटेड टू फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो, जिसको हमने प्लेसेंटा बोला है। प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स इन द एम्ब्रियो, रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या क्या फंक्शन है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय ओवरी इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे के सारे क्या है बेटा? हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। देखो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये ऐसे हार्मोन है जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी देख के आए हो ना, ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन क्या है? इंक्रीज द सेवरल फोल्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखो जो प्लेसेंटा है बेटा वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड होती है, ठीक है, थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, जिसके अंदर एम्बिलिकल आर्टरी भी होती है और एम्बिलिकल वेन भी होती है। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसके बारे में थी? आपकी इम्प्लांटेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना है कि जो एवरेज जो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द डेवलपिंग, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन, ये किस किस का टाइम पीरियड? इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन एंड पार्ट्यूरेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड पार्ट्यूरेशन, ठीक है। ह्यूमन के अंदर बेटा ये 9 मंथ्स का होता है, 9 मंथ का होता है, ऑलराइट, और या फिर 280 डेज का बोल सकते हो। 3 ट्राइमेस्टर के अंदर ये ब्रेक डाउन है, यानी 3 ट्राइमेस्टर, एक ट्राइमेस्टर कितने महीने का हो गया बेटा? 3 महीने का हो गया, ठीक है। डॉग के अंदर जेस्टेशन पीरियड, डॉग एंड कैट के अंदर 63 डेज, एलिफेंट 18 to 22 मंथ, ह्यूमन के अंदर 9th मंथ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बेटा कितना होता है, ये मैंने आपको सामने लिखवा दिया। अब देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ क्या क्या बनते हैं, ये आप यहाँ पे देखना है, ऑलराइट। तो ये वीक वाइज है बेटा, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी है उसी तरीके से अगर आप याद रखोगे तो बहुत आसान है। वीक तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ऑलराइट, कि एक मंथ के अंदर 4 वीक है, उसी के हिसाब से। तो पहले मंथ के अंदर क्या होगा बेटा? फर्स्ट मंथ हर्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, पहले मंथ में हर्ट बनेगा। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या बनेगा? लिम्स एंड डिजिट। बाय द एंड ऑफ 3 मंथ क्या बनेगा? 3 मंथ यानी कि पहला ट्राइमेस्टर, यानी कि एक ट्राइमेस्टर कितने मंथ का था? एक ट्राइमेस्टर कितने महीने का है? 3 महीने का है, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ 3 मंथ क्या होगा? यानी कि एक ट्राइमेस्टर में क्या होगा कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाएंगे और मोस्ट ऑफ द ऑर्गन आर फॉर्म, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं 5th मंथ की, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट जो मूवमेंट ऑफ बेबी है बेटा, फीटस है, 5th मंथ दिखनी शुरू हो जाएगी। और जो बॉडी के ऊपर बेटा हेयर, बॉडी मतलब हेड के ऊपर क्या दिखाई देंगे? हेयर दिखाई देंगे, ठीक है। एंड फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 5th हो गया, 6th यानी कि सिक्स यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा कि जो हेयर है कंप्लीट पूरी की पूरी बॉडी पे दिखाई देंगे और बेटा आईलैशेस बन जाएंगे और आईलिड क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैंने आपको दिखा दी है कि हार्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग ग्रोइंग फीटस एंड लिसनिंग टू द हार्ट ऑफ साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप। बाय द सेकंड मंथ फीटस एंड डिजिट आर लिम्स एंड डिजिट आर फॉर्म, ये पहले महीने का, ये सेकंड मंथ का। थर्ड मंथ में मेजर जो ऑर्गन्स है वो बन जाएंगे, ठीक है। और जो 5th जो मंथ है बेटा, इसके अंदर फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द fetus and appearance of hair on the head, and the 6th month में क्या बन जाएगा बेटा? Body is covered with the fine hair and eyelids separate and eyelashes form, और by the end of 9 month यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर तक fetus is fully developed and ready for delivery, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ पार्ट्यूरेशन की, पार्ट्यूरेशन क्या होता है? पार्ट्यूरेशन का मतलब क्या है बेटा? डिलीवरी ऑफ बेबी। पार्ट्यूरेशन का मतलब क्या है? डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। पार्ट्यूरेशन का मतलब क्या है बेटा? डिलीवरी ऑफ बेबी, ऑलराइट। अब यहां पर क्या देखने को मिलता है पार्ट्यूरेशन के अंदर कि पार्ट्यूरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। पार्ट्यूरेशन क्या है? एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। और ये जो पार्ट्यूरेशन है इसके मतलब सिग्नल्स कहां से आएंगे? सिग्नल्स ओरिजिनेट फ्रॉम
फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। देखो होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी खत्म होने को आई है तो प्लेसेंटा वीक हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है बेटा, ये क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से प्लेसेंटा एक कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है, जो हाइपोथैलेमस से जो एसीटीएच को एड्रेनल ग्लैंड से एसीटीएच को रिलीज कराएगा। एसीटीएच एड्रेनल एंटीरियर पिट्यूटरी से कराएगा। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने में पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका बहुत कम टाइम में कराने की कोशिश मतलब करी है, तो कहीं कहीं पे वर्ड्स आगे पीछे हो जाएंगे, उसके लिए सॉरी। ऑलराइट, लेकिन हाँ कोई टॉपिक आपका छूटा नहीं है बीच में, कंप्लीट मतलब जो शताब्दी की स्पीड से जो रिवीजन है आपका बेटा वो हो रहा है। ठीक है, तो पार्ट्यूरेशन का मतलब क्या है, डिलीवरी ऑफ द मतलब बेबी। और इसके जो सिग्नल्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा से आएंगे। जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, प्लेसेंटा वीक हो जाता है, तो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच रिलीज करती है। एसीटीएच एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा और कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल और क्या रिलीज कराएगा, एस्ट्रोजन। कॉर्टिसोल तो अभी तक जो बेबी बेटा मतलब डेवलपिंग टाइम के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है वो प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है, लेकिन जैसे ही दुनिया में आएगा तो अपना काम तो खुद करना पड़ेगा। तो जो कॉर्टिसोल है बेटा, ये जो एल्वोलाई, जो पिचक्यूरी एल्वोलाई है, ब्लड वेसल है, उनको डायलेट करने का काम करेगा। और जो एस्ट्रोजन है बेटा, जो दूसरा डीएचई बाद में एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, अभी जो एस्ट्रोजन है बेटा क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अमाउंट को इंक्रीज करेगा। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करते हैं बेटा, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, जैसे ये बेबी है तो जैसे मतलब माइल्ड यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, और इसी माइल्ड यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये जैसे ही माइल्ड फीटल वो कराएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कराएगा, तो ये सर्विक्स को क्या करेगा बेटा, डायलेट कर देगा। जैसे ही सर्विक्स डायलेट हुआ, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, और ये जो हाइपोथैलेमस है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज कराने को बोलेगा बेटा, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई अब आपका वक्त आ गया है, ऑक्सीटोसिन रिलीज कर दो। अब ऑक्सीटोसिन फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन के अमाउंट को इंक्रीज कर देगा, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है फर्दर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो फर्दर सर्विक्स का क्या होगा, डायलेशन होगा, और फर्दर सर्विक्स का डायलेशन होगा, फर्दर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होंगे। इसी तरीके से मतलब कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी बेटा। और ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू मदर कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लीडिंग टू द एक्सपल्शन ऑफ बेबी, और बाय द एक्सपल्शन फॉलोड बाय द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी बेटा बाहर निकलेगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ऑक्सीटोसिन में बेटा सिंथेसाइज तो हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन वो स्टोर कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको स्टोर करती है। जब रिक्वायरमेंट होती है बेटा तब ये क्या करेगा, रिलीज हो जाता है। तो इसी तरीके से पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां से मैंने बोला है कि ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ठीक है, और बेटा अगर किसी फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन की अमाउंट है, प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है, तो सिंथेटिक जो ऑक्सीटोसिन है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है बेटा, वो मतलब उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, किसको, मदर को। ठीक है, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी के अंदर बना है, जो प्लेसेंटा से जो एम्ब्रियो कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटल विलाई, ये बेटा कैविटी ऑफ यूट्रस, ये यॉर्क सैक है एंड एम्ब्रियो है। ठीक है, ये प्लग ऑफ द म्यूकस। जब प्रेगनेंसी बेटा मेंटेन रहेगी तो ये जो सर्विक्स का म्यूकस है बेटा, ये क्या रहेगा, थिक रहेगा। ठीक है, ताकि एम्ब्रियो जो अगेंस्ट द ग्रेविटी है उसको होल्ड कर सके। ऑलराइट, तो एक लास्ट जो टॉपिक है बेटा पार्ट्यूरेशन के बाद आपका एक टॉपिक बचता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या करेगा बेटा, जैसे ही जो मतलब जैसे इस तरीके से ये एम्ब्रियो है, ठीक है, और ये जो एल्वेलोई है जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होती हैं। ऑलराइट, तो ये एल्वेलोई है बेटा, अभी मैं आपको मेमोरी ग्लैंड पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा। तो जैसे ही बेबी सक करता है बेटा, ऑलराइट, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन किसके पास लेके जाते हैं, हाइपोथैलेमस के पास लेके जाते हैं। हाइपोथैलेमस दो ही टाइप का हार्मोन रिलीज करता है था, एक तो रिलीजिंग और एक इनहिबिटरी। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, और ये प्रोलैक्टिन रिलीज कराएगा। और ये जो प्रोलैक्टिन है ये क्या कराएगा, मिल्क प्रोडक्शन कराएगा, कहां से, एल्वेलोई से। मिल्क प्रोडक्शन कराएगा कहां से, एल्वेलोई से। ठीक है, और दूसरी तरफ ये जो हाइपोथैलेमस है
बेटा ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा और बोलेगा कि भैया अब वक्त आ गया है, अब आपको रिलीज करना है क्या, ऑक्सीटोसिन। और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क इजेक्शन करवाता है। ये ऑक्सीटोसिन क्या कराता है बेटा, मिल्क इजेक्शन हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन ये मतलब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन भी कराता था, इसलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन एज वेल एज ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। मिल्क का प्रोडक्शन करा रहा है प्रोलैक्टिन, मिल्क का इजेक्शन करा रहा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये आपका था बेटा लैक्टेशन। और जो इनिशियल जो मिल्क होगा जो मदर प्रोड्यूस करेगी कोलेस्ट्रॉम, वो न्यूट्रिएंट रिच होगा और उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, न्यूट्रिएंट रिच होगा। और आपका होमवर्क ये है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी एंटीबॉडीज रिलीज करती है। ठीक है, कौन सी जो एंटीबॉडीज है मतलब वो कोलेस्ट्रॉम के अंदर मिलती है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका पूरा लैक्टेशन। एक टॉपिक आपका बच गया जिसको हम मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये टॉपिक एक्चुअली में किसका पार्ट था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, सॉरी एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, जिसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है, एसेसरी ग्लैंड एंड एसेसरी डक्ट। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमने कर लिया, एसेसरी डक्ट्स हमने कर ली, और आपका मेमोरी ग्लैंड बचा सा बेटा। और मेमोरी ग्लैंड और लैक्टेशन साथ में है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि मेमोरी ग्लैंड और लैक्टेशन में किस तरीके से हमने करना है कि जो मेमोरी जो ग्लैंड है बेटा ये वन पेयर होती है। ठीक है, फंक्शनल जो मेमोरी जो ग्लैंड है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी, फीमेल की, प्राइमेट्स की। और मेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है बेटा, लेकिन ये नॉन फंक्शनल होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर पार्ट होता है, कनेक्टिव पार्ट होता है, और क्या पार्ट होता है बेटा यहाँ पर एडिपोज पार्ट है। ठीक है, ग्लैंडुलर, एडिपोज और कनेक्टिव पार्ट जो ये सिचुएटेड होती है बेटा। जैसे कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये रिब्स की इंटरकोस्टल मसल्स और ये जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है इसके ऊपर ये सिचुएटेड होती है। ठीक है, और पेक्टोरलिस मेजर मसल के अंदर ये बेटा क्या होती है, सिचुएटेड होती है। ठीक है, और अगर मैं इसका डायग्राम आपको समझाऊं तो किस तरीके से डिवीजन होगा ये हम करते हैं। तो ये जो पूरी जो मेमोरी ग्लैंड है बेटा, ये जो पूरी की पूरी जो मेमोरी ग्लैंड है 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर डिवाइड होती हैं। हर एक मेमोरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी, और इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एल्वोलोई। ठीक है, इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एल्वोलोई। और ये जो एल्वोलोई है बेटा वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो मिल्क है वो किसके अंदर रिलीज होगा, ये जो मिल्क रिलीज होगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे जाके कॉमन डक्ट बनाएंगे, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट आगे एक स्वोलन स्ट्रक्चर एम्पुला, एम्पुला से जो डक्ट बनेगी बेटा उसको हम बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से बेटा आगे मिल्क इजेक्ट होगा, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो पाथवे क्या होगा, पाथवे यही है बेटा कि जो मेमोरी ग्लैंड है, अगर मैं पाथवे की बात करूं कि मेमोरी लोब के अंदर डिवाइड है, कितने मेमोरी लोब होंगे, 15 से 20 मेमोरी लोब होंगे। हर एक मेमोरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी, और इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं एल्वेलोई, जो कि मिल्क प्रोड्यूस करेंगी। ये अपना जो मिल्क है रिलीज करेंगी किसके अंदर, मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर। मेमोरी ट्यूब्यूल आगे चल के क्या बना देंगी, मिलके कॉमन डक्ट बना देंगे जिसको हम बोलते हैं बेटा मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट आगे चल के बेटा एम्पुला बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा बेटा, एम्पुला, और एम्पुला से आगे जो डक्ट कंटिन्यू होगी उसको हम बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो आप ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमोरी लोब के अंदर, इसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये मेमोरी ट्यूब्यूल में अपना मिल्क रिलीज करेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल आगे चल के मेमोरी डक्ट बनाएगी। ठीक है, आगे चल के मेमोरी डक्ट बनाएगी, और मेमोरी डक्ट आगे मतलब एक स्वोलन सी स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम एम्पुला बोलते हैं। और ये जो एम्पुला आगे से कंटिन्यू होगा किसके अंदर, लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दी है, ये ध्यान रखना कि ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है ये वाली। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सीक्रेट मिल्क आफ्टर द चाइल्ड
बर्ड दैट हेल्प्स इन द मदर इन फीडिंग एंड न्यू बोर्न प्रोसेस, जिसको हम लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो मिल्क जो प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग इनिशियल 5 डेज ऑफ द लैक्टेशन, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे, जिसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यू बोर्न बेबी की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जो इसलिए जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है इनिशियल टाइम के अंदर। ऑल राइट, क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं? तो एक बार हम फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स देख लेते हैं 3D के एनिमेशन के अंदर। ऑलराइट, तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है, किस तरीके से फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, ठीक है। जो स्पर्म है वो रेस लगाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख लेते हैं, और जो बेस्ट जो स्पर्म है वही आके फर्टिलाइज होगा। ऑलराइट, और जैसे भी अराइवल ऑफ स्पर्म होने के बाद सेकेंडरी oocyte अपना मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगी, ऊली माउज आउट होके स्पर्म को रिसीव करेगी, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज आउट हो जाएंगे पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर, है ना। पेरीवाइटलिन स्पेस के अंदर हो गए तो कोई और स्पर्म एंट्री नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइकोट बनेगा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल स्टेज बनेगी, ठीक है। मोरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, और ये ट्रेवल करता है इस्थमस के अंदर, ठीक है। जोना पेलुसिडा इंटैक्ट रहेगी तब फर्टिलाइजेशन तब आपकी इम्प्लांटेशन नहीं होगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ब्लास्टोसिस्ट बनी, ब्लास्टुला विदाउट जोना पेलुसिडा। ऑलराइट, 5 to 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है, फिर इसका इम्प्लांटेशन होता है। ऑलराइट, इस तरीके से ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस हो। तो आपने 3D एनिमेशन भी देख लिया है बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर इजी लगा होगा, और मैंने पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपको बहुत कंसाइज तरीके से कराने की कोशिश की है। आई होप आपको मजा आया होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और हम मिलते हैं जल्दी। तब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।